नमस्कार हमारे दर्शकों को। आमने सामने में आपको बहुत बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करने का अवसर मिला। ऐसे व्यक्ति जो प्रखर हैं, दक्ष हैं, प्रवीण हैं, अपने क्षेत्र में मर्मज्ञ हैं। आज भी हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिला रहे हैं जो बहुआयामी व्यक्तित्व हैं। कथक डांस भी करते हैं, योगा भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, प्रेरणा भी देते हैं और आयुर्वेद भी समझते हैं। बैंकिंग एक्सपर्ट हैं और प्रेरणा देते हैं। आचार्य सत्यनारायण जी पटोदिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ पधारे। और इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेना मानव के लिए संभव बनता है अगर आप में लगन है और सीखने की उत्कंठा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो व्यक्ति तो दो तरह के होते हैं, एक तो जो एक चीज़ पर फोकस करते हैं, संकेंद्रण करते हैं एकाग्रता से, एक कई चीज़ें कर लेते हैं। तो एकाग्रता वाले को फ़ायदा होता है कि बहुआयामी व्यक्तित्व को अधिक लाभ होता है? दोनों को ही फायदा होगा। जिस फील्ड के आप एक्सपर्ट बनेंगे उस पर आप ऊंचाई पर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। परंतु ये एक फील्ड में बने रहने से लाभ नहीं है। लाभ ये है कि आप अनेक चीज़ें सीखें, विभिन्न क्षेत्रों में कदम रखें, उन सब का आनंद लें, जीवन का आनंद लें। मतलब पहले के जो आपने चीज़ों पर आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसको निरंतरता प्रदान करें और नवीनता भी लाएं। जी हाँ। तो निरंतरता और नवीनता दोनों ही आपके लक्षण हैं, समझते हैं आप एक व्यक्तित्व के। अच्छा, अपने बचपन के बारे में बताइए, कहाँ जन्मे आप? मेरा जन्म महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में हुआ था। अच्छा, बताइए फिर आपकी शिक्षा कहाँ हुई, कैसे पढ़े आप? विक्रम विश्वविद्यालय से मैंने एमकॉम किया। उसके पहले स्कूल की तो बताइए। स्कूल में मैं उज्जैन के पास एक घोंसला नाम का गांव था, उस गांव में मैंने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की 5वीं तक। उसके बाद उज्जैन आ गए। उज्जैन में हमने एक मिडिल स्कूल था, जीवाजीगंज मिडिल स्कूल, वहाँ से। आपको याद है आपके अध्यापक जिन्होंने बचपन में आपको पढ़ाया हो, कोई अच्छा अध्यापक आपको याद है? जी हाँ, याद है। बालकृष्ण शर्मा जी थे। क्या उनका गुण था? वो बहुत प्यार से पढ़ाते थे। वो बच्चों को जैसे मंत्र सिखा रहे हों ऐसे अच्छे ढंग से सिखाते थे। दूसरे थे श्याम सुंदर निगम साहब। उनकी विशेषता थी कि हर छात्र की प्रतिभा को पहचानना और उसको उभारना। तो छात्र के अंदर एक लगन लग जाती थी। तो अब जो आप देखते हैं स्कूलों में, आप देखते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में छात्र होते हैं, अध्यापकों को कोर्स ख़त्म कराना होता है। एक तरह से जिसे कह सकते हैं कि उत्तरदायित्व बहुत अधिक होने से वो नवीनता नहीं ला सकते, सक्रियता नहीं ला सकते। तो आप आजकल के जो बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको वो मूल्य जो पहले दिए जाते थे, आप समझते हैं दिए जा सकते हैं? हाँ, ज़रूर दिए जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो कच्ची मिट्टी के लोंदे हैं। आप जो डालेंगे शेप वो बन जाएंगे। तो नैतिक मूल्य, जीवन मूल्य तो उनको देना ही है। उसके बिना उनका जीवन सफल कैसे हो सकेगा? तो ये नैतिक मूल्य जो हैं ये कहाँ से आते हैं? शिक्षा से आते हैं, परिवार से आते हैं, मनन मंथन से आते हैं, अध्ययन से आते हैं, किससे आते हैं? देखिए, बच्चे की सबसे पहली गुरु तो उसकी माता होती है। तो जो माँ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देगी, वो बच्चे निश्चित रूप से आगे अच्छे निकलेंगे। तो आप पर जो बचपन में प्रभाव पड़े, एक तो आपने कहा कुछ अध्यापकों के पड़े, और परिवार में किसका प्रभाव पड़ा आप पर? मेरे पिताजी का प्रभाव पड़ा। क्योंकि वो बहुत ईमानदार आदमी थे। साधु संतों की सेवा करने वाले थे, लोगों को मदद करते थे, बड़े सरल थे, परोपकारी आदमी थे। तो जो उन्होंने मुझे सिखाया बचपन में कि लोगों को देना चाहिए, दो, बांटो बांटो बांटो, वही मैंने सीखा है। अच्छा, बताइए और आपके क्या शौक थे? खेलने का, संगीत का, भाषा सीखने का, क्या चीज़ें थी जो आपको अच्छी लगती थी? बचपन में मैं संगीत सीखना चाहता था, पर पढ़ाई का दबाव, उसके बाद में नौकरी का दबाव, इन सब कारणों से मैं ज़िंदगी में ये काम कर नहीं पाया। परंतु अब जब रिटायर होकर के सब काम से निवृत्त हो गया हूँ, तो अब मैं गाना बजाना और नृत्य का भी काम सीख रहा हूँ। बहुत ठीक है। अच्छा, हाई स्कूल कहाँ से किया फिर आपने? हाई स्कूल मैंने एक मॉडल हाई स्कूल था, वहाँ से 9th क्लास, सेकेंडरी कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं, वहाँ से 9th पास की। और एक गुजराती समाज हायर सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ से 10वीं और 11वीं पास की। फिर क्या वो कॉलेज में गया? फिर माधव कॉलेज उज्जैन में
आगे वहाँ से मैंने बीकॉम किया, एमकॉम किया। अच्छा अच्छा, और आपको रजत पदक मिला? जी हाँ, मेरे को एमकॉम में सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन आने से रजत पदक तो मिला। फर्स्ट कैसे चूक गए आप? एमकॉम प्रीवियस में तो मैं टॉप किया था यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा अच्छा। पर आप जानते हैं संसार में सब कुछ हो सकता है, तो मुझे अच्छा एक बात बताइए, कि क्या जो बच्चे मान लीजिए टॉप नहीं करते, वो क्या आप उनको कम गुणात्मकता लिए हुए मानेंगे? नहीं नहीं, टॉप करना ही सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। हर प्राणी को, हर मनुष्य को भगवान ने यूनिक बनाया है, और मैं आपको प्रमाण सहित उदाहरण दे सकता हूँ कि हम यूनिक कैसे हैं, हम कैसे यूनिक हैं। देखिए, हमारी आवाज़, सबके 3 इंच के गले हैं, वही बनावट है, पर सबकी आवाज़ अलग अलग है। हजारों मील दूर भी आप फ़ोन पर पहचान लेंगे कि किससे बात हो रही है। तो हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति की प्रतिभा अलग है, बस उसकी प्रतिभा को पहचानना है और पहचान करके उजागर करना है। मतलब आप मानते हैं कि हर एक व्यक्ति की प्रतिभा जो है वो अपूर्व है, अनुपम है, अद्वितीय है, जी हाँ, जी हाँ, अनोखी है। जी हाँ। तो हमारे प्रिय साथियों, अपने बच्चों के बीच में जब आप जाते हैं, उनकी तुलना दूसरों से मत करिएगा, क्योंकि हर बच्चा अद्भुत होता है, जैसा कि आचार्य जी कह रहे हैं। और हमें उस बच्चे की जो अद्वितीय प्रकृति है उसको अधिक विकसित करने की चेष्टा करनी चाहिए। उसको हमें एक रूटीन डुप्लीकेट नहीं बनाना, मौलिक बनाना है। ये बात आप बहुत सुंदर कह रहे हैं। अच्छा, तो कॉलेज के बाद क्या किया आपने? कॉलेज के बाद मैंने नौकरी तलाश की, तो यूको बैंक में मुझे प्रोबेशनरी ऑफिसर का अवसर मिला। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक? हाँ, उस समय सरकारी बैंक? जी हाँ, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। उसके पहले मैं उसमें आपने परीक्षा दी होगी? हाँ, परीक्षा दी थी। पीओ की? हाँ, पीओ की। अच्छा अच्छा, तो पहली बार में ही आ गए आप? पहली बार में मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। उसके अलावा मैंने परीक्षा कहाँ दी थी, किस शहर में? अहमदाबाद जाकर के। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्या कैसी तैयारी की थी आपने उसकी? एमकॉम की जो पढ़ाई की थी वो थी, और साथ में जनरल नॉलेज का अच्छा ज्ञान था मुझे। तो जनरल नॉलेज का अच्छा ज्ञान होने से आसानी से वो। ये जनरल नॉलेज कैसे पढ़ाते थे आप अपनी? कोई इंसाइक्लोपीडिया या कोई पत्र? जी हाँ, समाचार सबसे पत्र? पहले तो समाचार पत्र और रेडियो। उस जमाने में टीवी तो होता नहीं था, और एक ग्रुप डिस्कशन भी करते थे हम कि समसामयिक समाचारों पर हम विचार करें और उनको ग्रुप में डिस्कस करें। एक मज़ेदार बात बताऊं आपको कि यदि आप आकाशवाणी की समाचार को सुने तो उसमें बड़ी गंभीरता, सहजता, सरलता, भाषा की दृष्टि से परिपक्वता है। जी हाँ। और राज्यसभा टीवी के जो आपस में डिस्कशन होते हैं लोगों के, वो बड़े समुन्नत माने जाते हैं। जी हाँ। तो हमारे जो पारंपरिक, हमारे शुरू से लेकर अब तक जो प्रचार प्रसार के जो साधन हैं, दूरदर्शन और आकाशवाणी, अभी भी सर्वोत्तम माने जाते हैं। जी हाँ। आप मानते हैं इस मैं बात मानता को? हूं इसको। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपका ट्रेनिंग कहाँ ली आपने? आपने जॉब लेने से पहले ट्रेनिंग ली? नहीं, जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मुझे कलकत्ता में ज्वाइन करना था। वहाँ हेड ऑफिस है? हेड ऑफिस था। अच्छा, हाँ। वहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई। उसके बाद मेरी पोस्टिंग वाराणसी में हुई। वाराणसी ब्रांच में मैंने 2 साल काम किया। फिर उसके बाद ट्रेनिंग के लिए मुझे जयपुर स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में भेजा गया। यहाँ मैंने ट्रेनिंग। अच्छा, ये मतलब ये है कि जयपुर के यूको बैंक के स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज के आप यहाँ पर प्रोफेसर बने या अध्यक्ष या निदेशक बने? जी, मैं यहाँ पर फैकल्टी मेंबर बना था। फैकल्टी मेंबर बने आप? अच्छा अच्छा। तो क्या विषय पढ़ाते थे आप बैंकिंग के अलावा? बैंकिंग के अलावा क्रेडिट और डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पढ़ाता था मैं। आप ये मानते हैं कि प्रशिक्षण में 3 चीज़ों पर बल देना चाहिए? योग्यता कैसे बढ़ाई जाए, व्यवहार कुशल कैसे हुआ जाए, और नैतिकता के सिद्धांतों पर कैसे चला जाए। जी हाँ। आप ये मानते हैं कि ये नैतिकता भी पढ़ाई जा सकती है? हाँ, देखिए, मैं उन्हें 4 चीज़ पढ़ाता था। ABCD। A फॉर एप्टीट्यूड, B फॉर बिहेवियर, C फॉर कैरेक्टर एंड D फॉर डिसीजन मेकिंग। और इन चारों चीज़ों को पढ़ने से उनको बड़ा अच्छा लगता था और वो सफल बैंकर बनते थे। डी से डिसीजन मेकिंग। नेपोलियन ने कहा था सबसे मुश्किल चीज़ है निर्णय लेना। हाँ। और निर्णय को लागू करना। जी हाँ। अच्छा, तो चारों आप पढ़ाते थे? जी हाँ। अच्छा, तो सभी जो अफसर थे वो सिलेक्ट होके आते थे, वो आपसे बहुत प्रसन्न रहे होंगे? जी हाँ, बहुत खुश थे। अच्छा, ठीक है। तो उस दौरान आपने कुछ लिखना शुरू किया क्या? हाँ, 1978 में मैंने देखा
कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बहुत कठिन है समझना, जी हाँ, जी तो हाँ। उसको कहानियों के रूप में बदल दिया, छोटी छोटी कहानियों में लिख दिया। कहाँ छपी वो? और वो किताब बैंकर्स बुक पब्लिशिंग हाउस अच्छा ने अच्छा। और छापी। ये किताब कब छपी आपकी? ये किताब 1978 में छपी अच्छा, थी। उसके बाद ही? उस समय छपी थी, अच्छा 78 में। अच्छा अच्छा, इसको प्रकाशित भी आपने किया? जी हाँ। अच्छा, और ये हजारों में बिकी? लाखों में बिकी, लाखों में बिक गई। न केवल इंडिया में, बाकी फॉरेन कंट्रीज में भी और इस बिकी। किताब की बिक्री से आपको मिलने वाला जो लाभ हुआ उससे आपने हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। जी हाँ, मीरा हॉस्पिटल ऐसा बनाया। अद्भुत चीज़ है। तो मेरे प्रिय साथियों, आवश्यकता इस बात की हम आचार्य जी से सीखें कि किस प्रकार से इंसान अपने स्वयं के प्रयत्नों से, परिश्रम से, अध्यवसाय से, लगन से, दूरदर्शी बन करके धन भी इतना कमा सकता है जो आगे जा कर के अच्छे कार्यों के लिए उपयोग किया जाए। आप ये मानते हैं ना कि बिना धन के तो आदमी विकास नहीं कर सकता, पर उस धन का उपयोग आपने समाज सेवा के लिए किया, ये बहुत अच्छा किया। अच्छा, लेखन का कार्य आपने किया, तो और कौन सी पुस्तकें आपने लिखी? उस समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो नई नई ब्रांच खुल रही थी और लोगों को पत्र लिखने में बड़ी कठिनाई होती थी। तो मैंने 701 प्रैक्टिकल लेटर्स फॉर बैंकर्स करके एक किताब लिखी। उसके बाद हिंदी में थोड़ा डिफ़िकल्टी आती थी, तो बैंकिंग उन्मुख हिंदी। अच्छा, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते रहे हैं? हाँ। अच्छा। तो बैंकिंग उन्मुख हिंदी की किताब लिखी। इसके अलावा क्रेडिट का काम बहुत था, तो क्रेडिट अप्राइजल टेक्निक्स के बारे में एक किताब लिखी। एक DICGCI एक संस्था थी, उसके बारे में किताब लिखी। बैंक वाले रिकॉर्ड कैसे अच्छा, मेंटेन मान करें। लीजिए किसी सरकारी बैंक का आपको मैनेजिंग डायरेक्टर आज बना दिया जाए, आप फिर भी चला लेंगे काम? अच्छा। हाँ, बहुत आज अच्छा की तारीख में आज भी अच्छा आपको चल पुराना ज्ञान भूला नहीं? आपको नहीं, पुराना ज्ञान ना भूला हूँ, प्लस कंप्यूटराइजेशन के कारण क्या लेटेस्ट ज्ञान है वो भी मैंने सीख आप लिया कंप्यूटर है। चला लेते हैं? अच्छी तरह चलाता हूँ। ओहो, कमाल है। तो आपके लेक्चर वगैरह जो आप देते हैं खुद टाइप कर लेते हाँ, हैं? खुद टाइप करता हूँ, हिंदी हो अंग्रेजी हो खुद टाइप कर लेता हूँ। मतलब सीखने की उम्र कोई होती नहीं है? नहीं। अच्छा, और जब भी आदमी सीखे कुछ तो यंग रहता है? नेचुरली स्टूडेंट हमेशा यंग होगा, एज से क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, स्टूडेंट का एज से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, स्टूडेंट अच्छा। स्टूडेंट है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने बैंकिंग की सेवा के दौरान एक तो किताबें लिखी, और क्या शौक रहे आपको? पढ़ने का शौक रहा? पढ़ने का और पढ़ाने का बहुत शौक रहा मेरे को। और पढ़ने में भी विभिन्न चीज़ें पढ़ी मैंने, जैसे ज्योतिष भी पढ़ लिया, इंजीनियरिंग भी पढ़ ली, आर्किटेक्चर भी पढ़ा। आर्किटेक्चर पढ़ करके मैंने मीरा हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई। खुद बनाई? बहुत ही अच्छी बात है ये बहुआयामी व्यक्तित्व का होना। सांगोपांग विकास जो है व्यक्तित्व का, अपने आप में बहुत बड़ा उद्देश्य है, और व्यक्ति प्रयत्न करके इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है, ये आपने सिद्ध कर दिया जी। अच्छा, चलिए ये बताइए कि आपको गाने का भी शौक रहा? जी हाँ। अभी भी गा सकते हैं? हाँ। अच्छा, क्या गाते हैं? मैं भजन ज़्यादा पसंद करता कोई हूँ। भजन याद है आपको? अभी वो बताएंगे? मैं श्री रामचंद्र जी की स्तुति गा सकता हूँ। गाइए, प्लीज गाइएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बहुत अच्छे। अच्छा, ये नृत्य भी साथ ही है आपके, नृत्य विद्या? मैं कथक ये आश्चर्य की बात है कि नृत्य विद्या आपने हाल में मतलब सीखी जब आप 60 साल के करीब हो गए। मैं 71 की एज में आया, तब मैंने सोचा मैं अपने बचपन के शौक पूरे कर लूं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ छूट जाए, तो कथक नृत्य सीखना शुरू किया। किससे सीखा आपने? जयपुर संगीत महाविद्यालय की श्रीमती रानू शर्मा है, वो मेरी गुरु रही है, और आजकल श्री ब्रज किशोर जी श्रीवास्तव साहब मेरे गुरुजी हैं, वो मुझे बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। और आप बिल्कुल थिरकते हैं? जी हाँ। अभी हमने देखा आपके कुछ प्रोग्राम भी हुए थे। जी हाँ। दैट इज रियली हाँ। गुड। अच्छा, इसके अलावा क्या करते हैं आप? वाद्य भी बजाते हैं क्या? मैं वाद्य बजाता हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ, सिंथेसाइजर बजाता हूँ, तबले पर भी थोड़ा सीख रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ। आपके एक बेटे जो हैं वो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं हैदराबाद में। जी हाँ। और उनकी वाइफ जो हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और ये दूसरी बहू जो हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट है। तो चार डॉक्टर। और तो ये बच्चों को आपने डॉक्टरी पेशे में क्यों आगे बढ़ाया? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मेरी धर्मपत्नी से 1974 में शादी हुई। उस समय
वो रेड क्रॉस ज्वाइन किया उन्होंने। अच्छा। और रेड क्रॉस में बहुत सेवाएं की, बहुत सेवा की। मैंने देखा कि सेवाभावी डॉक्टर है, तो उनके लिए एक नर्सिंग होम की स्थापना कर दी 78 में, जिससे वो खुल करके अपने मरीजों की सेवा कर सके। अच्छा, ये बताइए कि आपको जो मेडिकल साइंसेस हैं, जैसे हमने आपकी किताब देखी है और ये गर्भ समापन और सोनोग्राफी के जी हाँ। कानून जानिए, तो ये कानून में भी आपको रुचि है और मेडिकल जिसको कहते हैं ना लॉ ऑफ द मेडिसिन, जी। उसमें भी आपको रुचि है। जी हाँ। ये कब शुरू हुई? क्योंकि मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर, तो डॉक्टर टर्मिनोलॉजी तो मुझे साथ साथ सीखने को मिल गया। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सारा नॉलेज सीखा मैंने, इन सबको पढ़ना पड़ा। तो जब ये सख्ती शुरू हुई सरकार की तरफ से PCPNDT कानून के बारे में, तो मैंने देखा कि इस कानून का नॉलेज न तो डॉक्टरों को है, न वकीलों को है, न जज लोगों को है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक किताब लिखी जाए। तो MTP एक्ट, PCPNDT ये एक्ट, भी काफ़ी बिकी है। ये बहुत विकी है। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, उन सब का वर्णन करके ये किताब लिखी है मैंने। इसमें मुझे सहायता मिली है डॉक्टर राजेश अग्रवाल से। अब देखिए समाज में ये परिवर्तन कैसे आया। पहले क्या करते थे, अगर लड़की दिखाई दे रही है तो उसको कई बार भ्रूण को हटा देते थे, और परंतु अब ऐसा नहीं है। अब बच्चियां, लड़कियां, कन्याएं हमारी धरोहर हैं और हमारी पूंजी हैं। जी हाँ। और उनका विकास जो हो रहा है देश में, हमारे देश के विकास का प्रतीक बन जाता है। जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने आयुर्वेद में भी रुचि रखी है, जी हाँ। क्या उसमें खास? कारण है कि एलोपैथी से तो मेरा जुड़ाव रहा ही है धर्मपत्नी होने के नाते। आयुर्वेदिक से क्या है कि शरीर के जो 3 गुण हैं, वात पित्त कफ, इसके बारे में एलोपैथी वाले नहीं मानते हैं। तो उन दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ा, समझा, और क्या अच्छा हो सकता है। आयुर्वेद में इतना विश्वास क्यों नहीं है लोगों को, एलोपैथी में ज़्यादा क्यों हो रहा है? जब इमरजेंसी होती तो एलोपैथी का काम बहुत अच्छा होता है, खास करके सर्जरी में। परंतु अगर कोई बीमारी को जड़ से समाप्त करना है तो आयुर्वेद सबसे बढ़िया है। और होम्योपैथी? होम्योपैथी भी बहुत अच्छी है, स्किन के लिए खास करके होम्योपैथी बहुत अच्छी है। स्किन के लिए बहुत अच्छी, जब भी चर्म रोग हो तो। चर्म रोग हो तो। अच्छा, जैसे आपकी एक बहू तो डर्मेटोलॉजिस्ट भी हाँ है। जी, तो वो होम्योपैथी का यूज़ करती हैं क्या? उन्हें होम्योपैथी कुछ किताबें पढ़ी है, और चूँकि एलोपैथी का है, उनका है DNB किया है, तो मेनली तो वो। मैंने कई ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट को जानता हूँ, चर्म रोग विशेषज्ञों को, जो एलोपैथी के हैं पर होम्योपैथी भी देते हैं बच्चों को, क्योंकि वो फ़ायदेमंद है। हाँ हाँ, बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, एक बात बताइए, तो इस समय पर एक और प्राकृतिक चिकित्सा भी काफ़ी अधिक पॉपुलर हुई है, लोकप्रिय हुई है, आप उसमें भी दखल रखते हैं? जी हाँ। क्या, जैसे बताइए, क्या सिद्धांत हैं आपके उस बारे में? नेचुरोपैथी तो सर्वश्रेष्ठ है। सारी बीमारियों को जड़ से मिटाने का काम नेचुरोपैथी कर सकती है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, और वो 5 तत्वों का बैलेंस बना रहे, ये नेचुरोपैथी करती है। अच्छा, एक और काम जो आजकल काफ़ी जिस पर बल दिया जाता है कि आदमी मेडिटेशन करे, ध्यान करे और प्राणायाम करे। काफ़ी योग गुरु भी हैं जो इस पर बल दे रहे हैं। जी हाँ। इस संबंध में विपश्यना या किसी और ध्यान की पद्धति पर आपको कुछ विशेष लगाव है उससे? जी हाँ। किससे? विपश्यना से। अच्छा, कब सीखी आपने ये? मैंने सन 90 में सीखा। यहीं जयपुर में? जयपुर में, गलता रोड के पास जी जो हाँ। है। अच्छा, तब कौन, गोयनका जी से मिले थे आप? जी हाँ, गोविंद जी से मिला था। अच्छा अच्छा, कैसे व्यक्तित्व थे वो? बहुत सज्जन, बहुत सरल व्यक्तित्व, और बहुत विद्वान। उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं अच्छा, है। गौतम बुद्ध ने यही पद्धति स्वयं को जीवन में उतारने के बाद लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित किया। जी हाँ। गौतम बुद्ध ने इस विद्या को खोज निकाला, और ये 2000 साल तक हमारे देश में लुप्त रही। बर्मा से सत्यानंद जी गोयनका इसको लाए और यहाँ सिखाया, प्रचार किया, और सारे विश्व में प्रचार हो गया है। अच्छा, एक बात बताइए, यदि कोई व्यक्ति आजकल के इस युग में जिसमें मिलावट भी है और रासायनिक खाद भी है और फास्ट फूड भी है और एडिटेड ड्रिंक्स भी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, स्मोकिंग भी कुछ लोग करते हैं, मान लीजिए आप कुछ सिद्धांत बताएं किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, क्या क्या बताएंगे? मैं कहूँगा नेचर के जितना पास आप जाएंगे उतने सुखी हो जाएंगे। तो नेचुरल फूड आप जितना लेंगे आप स्वस्थ रहेंगे। तो आपके भोजन में अन्न की मात्रा कम होना चाहिए, और सलाद, सब्जियां, फल, इनकी मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। हमारा 1/3 अनाज हो और 2/3 फल और सब्जियां हों, तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपके जीवन में भी यही चल रहा है क्या?
हाँ, मेरे जीवन में आपने हाल ही में 4 सालों में वज़न बहुत कम किया, और लोग वज़न कम करने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं। पहले आपका वज़न कितना था? 112 किलो। 112 किलो, तो आप बिल्कुल जैसे पहलवान लगते होंगे। आप देखिए फोटो। अच्छा, और फिर आप आजकल कितना है? अभी इस समय आज 74 किलो है। 74 है, और कमज़ोरी नहीं है? नहीं, मैं बहुत चुस्ती ज़्यादा फुर्ती पे है? हूँ। जी चुस्ती ज़्यादा है? हाँ। आप सीढ़ियों पे फटाफट चढ़ सकते जी हैं? हाँ। अच्छा, मैं लिफ्ट यूज़ नहीं करता। मैंने लिफ्ट में एक स्लोगन लगा रखा है, यदि आप सुंदर हैं तो सीढ़ियों का प्रयोग करें। और सीढ़ियों का प्रयोग करेंगे तो आप सुंदर और हो जाएंगे। ये एक अच्छा सर्कल है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके भोजन में ऐसी क्या विशेषता है जिससे कि आप इतने चुस्त और दुरुस्त रहते हैं? मैंने बताया आपको। चलिए एक बात कर लें, हाँ, फल कौन कौन से खाने चाहिए? सभी फल खाता हूँ, मेरे कोई रोक टोक नहीं है। आप जो मौसमी फल खाना चाहिए। लोग अमीरी दिखाने के लिए बेमौसम के फल खाते हैं, वो गलत है। तो जो मौसम के फल, ड्राई फ्रूट्स कौन से खाते हैं आप? ड्राई फ्रूट्स में बादाम है, अखरोट है। अच्छा, बादाम की इतनी तारीफ क्यों आती है? उसमें विभिन्न रसायन ऐसे होते हैं जो हमारे एड़ी से सर से लेकर पैर तक के अवयवों को पोषण देते अभी हैं। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा, उसमें था कि यदि मान लीजिए आपका बीपी हाई हो गया है तो आप बादाम खा लीजिए। और मतलब बादाम के इतने ज़्यादा लाभ बताए जा रहे हैं, अखरोट के भी बताए जा रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, काजू के पक्ष में हैं क्या आप? काजू में कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके लिए आपको इतनी वर्जिश करना होगी, एक्सरसाइज करना होगी। अच्छा, पर स्वादिष्ट तो बहुत होता है। इस स्वाद में आदमी ज़्यादा खा जाता है। किशमिश के बारे में क्या राय है? किशमिश बहुत अच्छी है, काजू के साथ मिला के खाएंगे बहुत टेस्ट आएगा। मुनक्के के बारे में क्या राय है? मुनक्का तो भिगो के खाएंगे आप तो कभी आपको कब्ज नहीं होगी, कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और स्वस्थ रहेंगे हमेशा। और अंजीर? अंजीर तो ब्लड के लिए बहुत अच्छा है। खुरमानी? खुरबानी भी बहुत अच्छा, पर भिगो के खाएं। अच्छा अच्छा, ये भिगो के खाएं। देखिए, जितने भी बीज हैं, चाहे बादाम हो, चाहे अखरोट हो, खुरबानी हो, चाहे कोई भी बीज हो, इनको आप भिगो के खाएंगे तो इनकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि मेथी दाने भी भिगो के खाते। अभी हमने देखा कुछ स्कूलों में आपने क्रोध कम करने पर आपने भाषण दिए जी, और आपने तरीके भी बताए। आपने ऑल इंडिया रेडियो में भी एक प्रोग्राम दिया था। जी हाँ। तो ये बताइए कि जो क्रोध आता है वो क्यों आता है? हमारे मन में जो चाहत है वो पूरी नहीं होती है, तो मनचाही नहीं होना या अनचाही हो जाए, बस क्रोध आ जाएगा। ये तो बड़ी सिंपल बात कही। और कुछ बताइए कि क्रोध क्यों आता है? क्या शारीरिक कारण भी होते हैं? बीमारी से, कमज़ोरी से, निराशा से, असफलता से, व्यवहार में हमारी कमी से, दूसरों के द्वारा दिए गए धोखे से, किसी चीज़ से भी क्रोध आ सकता है। जी हाँ, ये कारण तो है ही, फैक्टर है, पर हमेशा पर वास्तविकता से दूर जाना चाहिए या इसका सामना करना चाहिए? नहीं। देखिए, आपको मैं एक उदाहरण दूंगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप क्रोध पर विजय इस टॉपिक पर लेक्चर देते हैं, तो क्या आपको क्रोध नहीं आता है? मैं कहता हूँ नहीं, मुझे भी आता है। फिर क्या लेक्चर दिया आपने? मैंने कहा नहीं, देखो ऐसा है, एक रास्ते जा रहे सड़क पर आप, और सामने से एक सांड दौड़ता हुआ चला आया। आप उस सांड को देख के क्या करेंगे? बचेंगे एक तरफ, बच जाएंगे, तो हट जाएंगे। जैसे ही आप हट गए, वो सांड तो निकल जाएगा। तो आपकी जीत हुई या हार हुई? जीत हो गई। तो अगर आपने अपने क्रोध को देखना शुरू कर दिया तो आप जीत जाएंगे, आपकी विजय हो जाएगी। बस मैं देखना सिखाता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि सांड आगे जानकर आपको मारे सींग, तो बच जाएंगे आप, क्योंकि आपने देख लिया है। अच्छा, देख लिया है। अच्छा, सांड ही क्यों, कोई वाहन आपके सामने आ रहा है। गुस्सा क्यों आता है? बच्चों को गुस्सा ज्यादा क्यों आता है? उनकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती है। क्या गुस्से का आयु से भी संबंध है? हाँ, बचपन में चूंकि हमें अनुभव नहीं होता है कि गुस्से के लाभ क्या है और हानि क्या है, तो हम गुस्से में आके रिएक्शन करते चले जाते हैं और वो हानि हो रही है। अच्छा। अगर हम गुस्से में आके एक्शन करना शुरू करेंगे तो वही गुस्सा आपके लिए लाभदायक हो जाएगा। इसलिए मैं सबको कहता हूँ, गुस्से को पॉजिटिव एनर्जी बनाओ। एक हथियार है, भगवान ने दिया एक हथियार है। इस हथियार को आप अपने ऊपर नेगेटिवली यूज़ करेंगे तो आपका नुकसान होगा, सामने वाले का नुकसान होगा। पर इस हथियार को पॉजिटिवली यूज़ किया तो सामने वाले का फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा होगा। अच्छा, जल का उपयोग बताइए। जल कब कैसा पीना चाहिए? जल हमेशा सामान्य तापमान का पीना चाहिए, और जब सर्दी के दिन हो तो विशेष करके घूंट भर मुँह में भर लो, घुमाते रहें, गर्म हो जाए तो फिर आप उतारें गले में, तो वो जल आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तुलसी दल बहुत अच्छा है, आप चाय में डाल के पिए, चाहे ऐसे ही खा लें।
भगवान के जब मंदिर में जाते हैं तो चरणामृत में तुलसी दल और पुदीना पुदीना बहुत अच्छा है, पेपरमेंट किस चीज़ के लिए? हर बीमारी को दूर करता है पुदीना। और कम से कम जब मन में थोड़ी थकान हो, परेशानी हो, उस समय पुदीना की पत्तियां ले लीजिए। दूध का उपयोग बताइए, दूध कब पीना चाहिए बच्चों को और बड़े लोगों को? दूध हमेशा रात के समय पीना चाहिए। रात के समय? हाँ, सोते समय आप और दूध दही दिन में? दही दिन में। अच्छा, और छाछ सुबह सुबह। अच्छा, ये इसका खास आयुर्वेद के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब इनका से प्रभाव अलग अलग है। हाँ। तो सुबह छाछ पिएंगे, दोपहर में आप दही खाएंगे, शाम को सोते समय दूध पिएंगे, बहुत फायदा होगा। क्या आपकी निगाहों में विकास का अर्थ है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास और आध्यात्मिक विकास? जी हाँ। सर्वश्रेष्ठ क्या है? इन चारों का मिल, जैसे कुर्सी के चार पाए हैं, तो चारों का अगर ध्यान रखेंगे तो कुर्सी पर बैठ जाएंगे। अगर कोई कहे मैं शारीरिक स्वस्थ कर लूँ, मिस्टर इंडिया बन जाऊँ और यहाँ बुद्धि का विकास नहीं करे तो क्या फ़ायदा है? तो मनुष्य को अपना शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, ये चारों विकास करना चाहिए। विभिन्न नेता जो आज़ादी के बाद हमारे देश में आपने देखे, कोई ऐसा प्रधानमंत्री भी रहा जिसको आपने बहुत पसंद किया हो? मैं आपको एक सत्य घटना बताना चाहता हूँ। 69 में मेरे को रजत पदक मिला, तो हमारे कन्वोकेशन में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई थी। तो हम जितने मेडल वाले हैं उनको भी एट होम पर बुलाया गया। तो मैं इंदिरा गांधी जी से बात करते चला गया कि मैडम, ये आपने शिक्षा दी, हमने ग्रहण की, रजत पदक आया है, इसका मतलब पढ़ाई भी की है, परंतु हम सेटिस्फाइड नहीं हैं। बोले क्यों? ये प्रैक्टिकल शिक्षा नहीं है। इंदिरा गांधी जी से पहले जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर, उनसे भी बहुत लगाव रहा मेरा, उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है, भक्ति है। वो तो सादगी के महापुरुष थे। 2 धोतियों में एक प्रधानमंत्री, 2 धोतियों में प्रधानमंत्री काल बिता ले, 2 कुर्ते और 2 धोती में, इससे बड़े और सादगी क्या हो सकती है? एक छोटी सी बात बताऊं आपको। जी हाँ। उनके कुछ कुर्ते फट गए। हाँ। तो उन्होंने फिर भी जनाब अलमारी में रखे हुए थे। सर्दियों के दिन थे, बच्चों ने कहा ये कुर्ते तो हम ले लेंगे वापस, उन्होंने निकाल लिए वहाँ से। हाँ। शास्त्री जी ने कहा था, अनिल शास्त्री से, बेटे मेरे कुर्ते कहाँ हैं? पापा ये फट गए हैं बाबूजी। अरे आजकल तो सर्दी का ज़माना है, मैं कोट पहनता हूँ, कुर्ते अंदर आ जाएंगे, और कुर्ते वापस मंगवा लिए। जी हाँ। क्या बात है। देखिए एक बात है, आपका अगला भविष्य में क्या कार्यक्रम है? मैं अधिक से अधिक बच्चों में नैतिक शिक्षा देना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे प्रवचन नहीं सुनना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? प्रवचन कोई नहीं सुनेगा। तो साथियों, आज के इस वार्तालाप में बड़ी स्पष्ट बात हो गई कि मानव को अपना जीवन सर्वांगीण बनाना चाहिए, सांगोपांग, पूर्णता लिए हुए। शारीरिक विकास, आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक दृष्टि से श्रेष्ठता और भावनात्मक दृष्टि से शांति। कोई भी मार्ग अपनाइए, अच्छा अध्ययन कीजिए, मंथन करिए, चिंतन कीजिएगा और अपने आप को हर दृष्टि से स्वस्थ रखने की चेष्टा करिए। हर आयु में इंसान आगे बढ़ सकता है। पटौदी जी ने सिद्ध कर दिया ये, और अब भी आप देख रहे हैं। उत्साह के साथ, उमंग के साथ जीवन जिए और सीखिए इनसे कि इंसान को जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, और साथ ही में ये नहीं मानना चाहिए उसके विकास की गति रुक सकती है। आपने कार्यक्रम देखा और आपको अच्छा भी लगा होगा। धन्यवाद देखने के लिए और आपको यहाँ पर आने के लिए। नमस्कार।